हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 20 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों G7 के बारे में। हाल फिलहाल में कनाडा में G7 का समिट हो रहा है, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम गए हुए हैं एज मतलब गेस्ट के रूप में गए हैं, क्योंकि G7 क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मतलब ऐसे मतलब पीएम हो किसी कंट्रीज़ के, उनको इनवाइट करते रहते हैं एज ए गेस्ट के रूप में। ठीक है, और इसी में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में, क्योंकि हमारे मतलब इंडिया जो है एज ए लीडर उभर रहा है ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसके बारे में थोड़ा सा एक एडिटोरियल था, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे ये इसका है क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड टर्मरिक फार्मिंग। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दोस्तों मतलब कुछ जगह पे जैसे जंगल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे मतलब जो फार्मिंग करते हैं ट्राइबल्स लोग, अगर वो वहाँ पे मतलब कुछ और ना हुआ कि टर्मरिक उगाते हैं ना, तो जो एनिमल से कॉन्फ्लिक्ट होता है इंसानों का, या फिर जो मतलब खेती बाड़ी बर्बाद कर देते हैं जंगली जानवर ना, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। उसमें हम लोग जानेंगे लाइटनिंग के बारे में। एक प्रोसेस है दोस्तों, आप समझ रहे हो, बिजली जो कड़कती है। उसके बाद दुनिया का ऐसा कौन सा मतलब लेक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली कड़कती है, उसको दोस्तों मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है इस चीज़ के लिए कि सबसे ज़्यादा बिजली कड़कने का रिकॉर्ड है उसके पास। ठीक है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये होता क्या है दोस्तों और ये कहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रीन लाइन बॉर्डर। दोस्तों ये क्रोएशिया के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती है ना, उनका एक बफर जोन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिपरी ईयर बुक 2025। ये अभी हाल फिलहाल में मतलब निकाली गई है। इसके द्वारा मतलब पता चलता है कि मतलब कौन सी मतलब कंट्री कितना मतलब डिफेंस में खर्च कर रही है, कितना इम्पोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, और उसके अलावा मतलब कितने न्यूक्लियर वॉर हेड है। ठीक है, उसके बाद एट्थ करंट अफेयर है दोस्तों। एक दिन डिसाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, वो हम लोग जानेंगे कौन सा दिन है, और ये थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वो जो इसके मतलब यूएन के जो 6 एजेंसी है, 6 पार्ट है ना, उसमें से एक ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे मंगोलिया के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, एक मतलब चाइना और मतलब रशिया के बीच में एक सैंडविच वो कंट्री है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है बेचारा। उसके बाद 10वां हम लोग जानेंगे धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। धरती आबा आप समझ रहे होंगे दोस्तों ना, बिरसा मुंडा जी है ना, ट्राइबल। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज के लिए। ये एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए एक्सरसाइज ही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मतलब ट्रेन किया जाता है इसके चक्कर में ना, ताकि वो साइबर से सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित करें, मतलब अवेयर करें। उसको ऐसे ही और भी न्यूज़ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट मैंने जैसे आपको बताया G7 के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में, ये आया कैसे था। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, 1973 में ग्लोबली अगर देखें तो ऑयल क्राइसिस काफ़ी तेजी से चल रहे थे, और मतलब फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी हो गई, तो डर लग रहा था कि मतलब कि ग्लोबली इकोनॉमिक एकदम ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, तब जाके 1975 में एक समिट हुआ कि इसका 6 नेशंस के जो बड़े मतलब डेवलप नेशन थे ना, उनका एक मतलब समिट हुआ। उसमें कौन कौन था, यूएस था, आपका यूके था, फ्रांस था, वेस्ट जर्मनी था, जापान था और इटली था। ठीक है, और उसी के बाद नेक्स्ट ईयर में 1976 को जब कनाडा ने इसे ज्वाइन किया, तो इसका ऑफिशियली नाम हो गया G7। समझ, यहाँ से ये मतलब 1976 से ये मतलब आया जब कनाडा ने ज्वाइन किया। उसके बाद 1997 में रशिया ने भी ज्वाइन किया इसको, और रशिया ने जैसे ज्वाइन किया ये बन गया G8। ठीक है, और 2014 में क्या हुआ ना, रशिया ने मतलब जो यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया, रुकिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों ना, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में ही आप ये देखिए, ये यूक्रेन है। यूक्रेन का ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी विवादित रहा था, क्योंकि रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया है। और जब इसको कैप्चर किया था तो इसको मतलब G8 वाली लिस्ट से निकाल दिया गया था, एक्सपेल हो गया था, जस्ट एक्सपेल्ड एंड बिकम G7। ठीक है, आफ्टर क्रीमिया एनेक्सेशन। ठीक है, अब देखिए G7 है क्या। ये दोस्तों G7 जो है मतलब G7 जो है, ये 7 कंट्रीज़ का, वो भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो एडवांस कंट्रीज़ है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनका एक ग्रुप है, जिसमें कौन कौन आता है। उसमें आता है जूस गर्लफ्रेंड। ठीक है, जूस से क्या हुआ दोस्तों, जे से हो गया आपका जापान, यू से हो गया आपका, यू से क्या हुआ यूके हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो ई है दोस्तों ना, ये इंग्लैंड हो जाएगा, मतलब यूके ये हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा, सी से आपका हो जाएगा कनाडा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। ठीक है, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, ये आपके 7 कंट्रीज होगी जो मतलब G7 को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्या
क्या ये मतलब कोई फॉर्मल है, मतलब कुछ मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ है क्या, मतलब कुछ लीगल पेपर हैं या फिर कुछ रूल्स बने हुए हैं? तो दोस्तों ये जान लीजिए ये फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये एक इनफॉर्मल नेचर है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ तो कि इनफॉर्मल नेचर का इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोई ट्रीटी नहीं हुआ है, देर इज नो ट्रीटी बिटवीन देम, ठीक है। इनका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है और इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और कोई लीगली बाइंडिंग पावर भी नहीं है कि मतलब जो वो कह देगा वो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ तो फिर यहाँ पे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, है ना, डिसीजन यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है दोस्तों, कोई वोटिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंसी हर साल मतलब रोटेट होती है, डिसीजन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, कोई वोटिंग नहीं होती। और उसके बाद जान लीजिए ये रिप्रेजेंट क्या करता है दुनिया में, आप जान लीजिए G7 जो है ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का 60% नेटवर्थ इन्हीं के पास है और इनकी पॉपुलेशन मात्र और मात्र 10% है। और जीडीपी भी अगर देखेंगे ना दुनिया की 46% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, ठीक है। आप ये जान लीजिए ये लोग एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन आ जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सब पार्ट ऑफ ओशिनिया, जो कि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों मैप में देख रहे हैं, ये वाली जो एक लाइन जा रही है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन होती है ब्रांडेड लाइन, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से नॉर्थ साउथ को नहीं डिवाइड कर रही, पर ये डिवाइड कर रही है अमीर और गरीब को, आप बस यही मान लीजिए। इसमें देख रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, न्यूजीलैंड भी आता है, जबकि ये है किसमें, साउथ वाले पोर्शन में है, ठीक है। तब भी ये ग्लोबल नॉर्थ में आता है, ठीक, समझ गए दोस्तों। उसके बाद ये सारे जो है ग्लोबल साउथ वाले हैं और ये ग्लोबल नॉर्थ वाले हैं, ठीक है। तो आपने मैप में देखा दोस्तों ना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मतलब डिफ्रेंशिएशन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं है, इकोनॉमिकली डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में दोस्तों। ग्लोबल साउथ जो है मतलब आप समझ लीजिए वो कंट्रीज जो कि अभी भी मतलब डेवलपिंग फेज में हो, मतलब कंट्रीज स्टिल इन डेवलपिंग फेज, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये कौन लाया था, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कार्ल ओगलिस बाई, इन्होंने ये टर्म दिया था। क्योंकि इससे पहले एक टर्म यूज़ हो जाता था थर्ड वर्ल्ड, उसमें क्या थोड़ा सा मतलब गरीबों वाली फीलिंग आती थी, पुअर्टी लाइन के नीचे, मतलब कुछ मतलब बहुत बेकार लगता था, इसीलिए इस टर्म को लाया गया था। तो पहले थर्ड वर्ल्ड लाया गया था 1969 में, इस नाम को चेंज करके ये कार्ल ओगलिस बाई ने ग्लोबल साउथ को लाया, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का भी अभी हाल फिलहाल में मतलब कहना हुआ है कि मतलब कि अभी जो मतलब मतलब जो वेल्थ है, मतलब जो मतलब वेल्थ है उसका शिफ्ट देखा गया, शिफ्ट ऑफ वेल्थ देखा गया है, कहाँ से, नॉर्थ अटलांटिक से एशिया पैसिफिक, मतलब ग्लोबल नॉर्थ वाला ही हो गया ये ग्लोबल साउथ तक, ठीक है। कहा जा रहा है 2030 तक दोस्तों टॉप की जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी उसमें से 3 जो होंगी ग्लोबल नॉर्थ की होंगी, जिसमें इंडिया और चाइना भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ग्लोबल नॉर्थ आप जान लीजिए, ग्लोबल नॉर्थ में आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है और सम पार्ट्स ऑफ ओशिनिया, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दिखाया ना, है साउथ में वो, पर आता ग्लोबल नॉर्थ में है, ठीक है। अब ब्लेंडेड लाइन मैंने आपको दिखाया, ब्लेंडेड लाइन वो लाइन है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है, एक दूसरे से अलग करती है, किसको, ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड करंट अफेयर। सेकंड करंट अफेयर में क्या है दोस्तों, अभी क्या है ना, केरला हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है, केरला हाईकोर्ट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक इन हिली एरियाज एंड होटल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जानिए, ये वो प्लास्टिक होते हैं जिसको मतलब मान ली कुछ मिनटों के लिए यूज़ किया हो, कुछ समय के लिए यूज़ किया हो, मतलब सिंगल यूज़, मतलब उसके बाद फेंक दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके मतलब कैरी बैग हो गए जिसमें सब्जी उब्जी लाते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो गया मतलब कॉफ़ी कप्स हो गए, शैम्पू बोतल हो गई, ये सारी मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अगर आपका शैम्पू खत्म तो आप बोतल फेंक देते हो, ठीक है, रीयूज़ तो करते नहीं उसे, है ना। उसके बाद देखिए इसका वही है, देखिए शॉर्ट यूज़ लॉन्ग इम्पैक्ट, मतलब यूज फॉर मिनट पर टेक सेंचुरीज टू डिग्रेड, ठीक है। अब ये क्या है, समय के साथ में धीरे धीरे क्या है, ये माइक्रो बीड्स और माइक्रो प्लास्टिक में हो जाती है कन्वर्ट। माइक्रो बीड और माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं दोस्तों, ये जिनका भी साइज मतलब लेस देन 5 mm होता है, वो जो उसी को माइक्रो बीड्स कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब सेंचुरीज ले लेती हैं मतलब डिग्रेड होने में, ठीक। अब अगर ये ब्रेक्स हो जाती है माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स में, ठीक है, तो क्या होता है, ये बायो एक्यूमुलेशन को मतलब ट्रिगर करती है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब जैसे कि जो प्लास्टिक माइक्रो वाला हुआ वो मछली खाएगी, मछली क्या खाएगी, मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को मतलब शायद इंसान खाए, तो इससे क्या होगा, जो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक चल रहा था वो इंसान के अंदर कन्वर्ट हो, मतलब आगे मतलब फूड चेन में भी ये इरप्शन कर देता है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है दोस्तों 2050 तक यही सिंगल यूज प्लास्टिक जो है 5 से 10% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है ना इमिशन का, उसको कंट्रीब्यूट करेगा,
ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक में आप जान लीजिए बांग्लादेश जो है पहला कंट्री है जिसने मतलब थिन प्लास्टिक जो होती है जिसमें सब्जी भी लाते हैं उसको बैन किया था, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू डू सो, बैनिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक जो थिन प्लास्टिक होती हैं इन 2002, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन सॉरी 2021 में बैन्स लिस्ट ऑफ मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब कुछ लिस्ट थी सिंगल यूज प्लास्टिक उसको मतलब, पर यह है कि कुछ अल्टरनेटिव के साथ बैन किया है, ठीक है। उसके बाद एक ये है मेन दोस्तों, ये है आपका यूएन यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक डे, ये 2022 में हुई थी जिसमें 124 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया भी है। ये एक तरह का रिजोल्यूशन है जो कि लीगली बाइंडिंग है ग्लोबली, ठीक है, कि मतलब जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए एक कंट्री और नीदरलैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो थी इसने माइक्रो बीड्स को ही वो बैन कर दिया था, किसमें से, कॉस्मेटिक्स में से। पहले कॉस्मेटिक्स में माइक्रो बीड्स का यूज़ हुआ जाता था ना, तो उसको बैन कर दिया। पहली कंपनी है, तो ये पूछ सकते हैं मतलब कंट्री है जिसने ऐसा कुछ किया था, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड न्यूज़ क्या है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ है टर्मरिक फार्मिंग, ए न्यू वे टू थॉट वाइल्ड एनिमल्स थ्रेट इन केरलस मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन। अब दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जंगली जानवर होते हैं जैसे मतलब जैसे जो थोड़ा सा मतलब वाइल्ड लाइफ एरिया होता है वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, कुछ उगाते हैं, तो क्या है जंगली जानवर, जंगली सुअर या फिर हाथी आके ना फसल बर्बाद कर देते थे, ठीक है। अब फसल बर्बाद ना हो तो इसमें क्या है दोस्तों ना, जंगली जानवर उसकी मतलब फसल खराब कर देते थे। अब क्या हुआ कि जब से वहाँ पे फार्मिंग की गई है टर्मरिक की मतलब हल्दी की, तो देखा जा रहा है कि हल्दी की खुशबू से जानवर दूर रहते हैं वहाँ पे स्पेशली, तो इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या है कि मतलब फ़ायदा भी होगा और फसल बची भी रहेगी, जानवर आएगा ही नहीं तो फिर खराब क्या करेगा उसे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों, इनॉग्रेशन हुआ है नई दिल्ली में, हाल फिलहाल में ही हुआ है, ठीक है। और इसमें जान लीजिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में समझ लीजिए दोस्तों। टॉप 2 स्टेट्स में आता है जो हल्दी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस बोर्ड का कंपोजिशन देख लीजिए, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपॉइंट करेगी, एक सेक्रेटरी होंगे जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करेगी, उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। जैसे स्टेट्स के तो रोटेशन वाइज होंगे, ठीक है। बाकी जो अदर रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जो कौन आ जाएगा मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अदर मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हो गया। ये सारी यूनिवर्सिटी से मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे इसमें, किसमें, ये जो आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो टॉप 2 टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये भी होंगे, और इसके अलावा मेघालय भी होगा, ठीक है। और स्टेट्स को मैं वही बताया जो है कि रिप्रेजेंटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस, ठीक। उसके बाद नेशनल स्टेट्स इंस्टीट्यूशन भी होंगे जो मतलब इसके रिसर्च में लगे होंगे हल्दी के, ठीक है, हल्दी के रिसर्च में लगे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और उसके अलावा जो मतलब फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो हल्दी उगाते हैं फार्मर्स, उनको रिप्रेजेंट जो कर रहे होंगे उनके लीडर्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। और उसके अलावा जो एक्सपोर्टर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, उनके लीडर, ठीक है। इसके बाद आया था दोस्तों फोर्थ न्यूज़ में क्या है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 12 पीपल्स इन बिहार। अभी ये हाल फिलहाल में क्या हुआ, बिहार में 12 लोग मतलब बिजली के कड़क से मर गए, ठीक है, बिजली जो गिरी उससे मर गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, उन्होंने 4 लाख रुपए एज ए एक्सग्रेशिया दिया है फैमिली को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है दोस्तों। लाइटनिंग क्या है, इस सडन फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, ठीक है, और कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी मूविंग थ्रू द एयर, है ना। अब एक्सपैंड कर जाती है ना उसमें दोस्तों। अब ये कैसे होता है और कब होता है, ये हैपन्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन क्लाउड्स बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्रुप बाय बिल्डअप। इसका मतलब यही है दोस्तों, बिजली कड़कने के 3 प्रोसेस होता है। एक तो जैसे कि ये बादल हो गया है ना, और ये बादल हो गया, जब बिजली कड़कती इसके अंदर में जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो मतलब टकराते हैं तब जो बिजली कड़कती है, ये आपका अलग हो गया, मतलब ये आपका हो गया इंट्रा इसके अंदर में, ठीक है। और उसके बाद जब ये दोनों टकराते हैं मतलब 2 बादल टकराने की वजह से जब बिजली कड़कती है तो ये इंटर हो गया, ठीक है। और जब यही बादल और ज़मीन के बीच में बिजली कड़कती है ऐसे 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 ऐसे, तो इसको कहते हैं आपका मतलब क्लाउड ग्राउंड वाला बिजली मान लीजिए, ठीक है, क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है।
इतना ही आप जान लीजिए, ठीक है। और ये दिस चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट्स स्पार्क, मतलब यही जो चार्ज का इम्बैलेंस होता है वही चार्ज स्पार्क करेगा, जस्ट लाइक यू गॉट अ शॉक व्हेन टचिंग अ मेटल आफ्टर वॉकिंग अ कारपेट। यही सिंपल सा एग्जांपल है ठीक है। अब ये जान लीजिए दोस्तों, जो बिजली कड़कती है ना, तो ये मोस्टली किस पे गिरती है? जो लंबी चीज़ें होती है, जो ऊंची चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ये पेड़ हो गया। अगर आप भी खड़े हैं खुले मैदान में तो आपके ऊपर भी बिजली गिर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी, मतलब अगर बारिश में है तो आप घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करिए एज़ कम्पेयर टू बाहर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि थंडर स्टॉर्म में होता क्या है जो बिजली कड़कती है, ठीक है। एक थंडर ब्लॉक टाउट जो होता है, एक मतलब काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, मतलब वेरी टॉल होते हैं, मतलब जैसे 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं ये। कौन से थंडर क्लाउड जहाँ जिसमें बिजली कड़कती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर मतलब क्या बोलते हैं राइज करता है और नीचे कूल डाउन करता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, और जो लाइट आइस क्रिस्टल होते हैं ये ऊपर जाते हैं, हल्के हैं, और जो मतलब हैवी होते हैं वो नीचे आते हैं, ठीक है। अब जब ये हाईलाइट और ये हैवी मतलब जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, ये जब आइस क्रिस्टल हैं, ये जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होता है कि एक मतलब चार्ज निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कहीं पे तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बाइंड अप होगा ना। व्हेन लाइटर एंड हैवियर आइस क्रिस्टल कोलाइड्स दे रिलीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर ये आ रहा है तो इसको भी मतलब पैक, मतलब एक होता है ना करने के लिए, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी एक तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये एक तरफ एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। दिस क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एट द टॉप एंड नेगेटिव चार्ज इन द मिडल ऑफ द क्लाउड। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है तो जहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, जो थोड़ा कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो तुरंत बिजली कड़केगी, ठीक है। द अर्थ सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इन कंपैरिजन, मतलब अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होने लगे तो कंपैरिजन, जैसे नीचे भी तो आप देखिए घर्षण होता रहता है ना, जैसे घास हो गया या फिर अदर चीज़ें होंगी, तो वो भी तो मतलब कोलाइड कर ही रही है ना, तो चार्ज उनमें भी डेवलप होता है। कि हाँ, अगर ऊपर में नेगेटिव चार्ज है तो इन कंपैरिजन में नीचे जो हो जाएगा ज़मीन पे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब धरती। अगर जैसे कि घरों में भी देखते होंगे, बाहर में हम लोग लगाते हैं ना कि अगर बिजली गिरे तो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब बिजली हो या चार्ज, वो मतलब ज़मीन में चला जाए, है ना। मेटल रॉड भी हम लोग बना लगाते हैं भी, जो बिल्डिंग होती है दोस्तों, मेटल बिल्डिंग के ऊपर मेटल रॉड लगाते हैं ना, जहाँ पे मतलब ऐसे बिजली गिरी तो इसी के होते होते ये ज़मीन में चली जाए, है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर है तो ये इसको पूरा खींच लेगी, ठीक। और इवेंचुअली द डिफरेंस इज टू ग्रेट, इलेक्ट्रिसिटी जम्प्स एंड दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। वही डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो मतलब लाइटनिंग आ जाती है, बस इतना ही जान लीजिए। और टाइप्स मैंने आपको बताया दोस्तों। अब इसका मतलब देख लेते हैं कितना डेंजरस होता है। जैसे इंट्रा क्लाउड जो होता है, एक ही क्लाउड में जब होता है, और इसके मतलब एक ही क्लाउड में होता है इंट्रा क्लाउड, और ये डेंजरस नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब आसमान में हो रहा था हमको क्या होगा इससे, ठीक है। और इंटर क्लाउड हो जब दो क्लाउड्स के बीच में बिजली कड़कती है, तो ये भी डेंजरस है नहीं, ये भी नहीं है। डेंजरस होता है दोस्तों ये क्लाउड टू ग्राउंड, सीजी वाला, ठीक है। ये क्लाउड से ग्राउंड में जब बिजली कड़कती है, कभी बिजली ग्राउंड से क्लाउड में मत देखिएगा, ठीक है। फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसमें जान चली जाती है, जानवर मर जाते हैं, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, ठीक है। और देखिए जब लाइटनिंग स्टार्ट होगी, जब बिजली कड़केगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों, एयर क्या है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, सुपर हीटर। और जब हवा गर्म होती है वो एक्सपैंड करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बिखरते हैं इधर उधर, ठीक है। अब जब कूल डाउन होती है तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए तो यही एक्सपेंशन जो होगा ना, शॉर्ट टाइम में एक शॉक वेव को मतलब क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है ना। यही जो शॉक वेव होता है, मतलब जो कम समय में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से जो शॉक वेव क्रिएट होता है, यही थंडर की आवाज़ होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। देख रहे दोस्तों ये क्या है, ये लेक मैरिकोबो है दोस्तों। ये वेनेजुएला मतलब वेनेजुएला का मतलब जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसका एक लोकेशन है, एक लेक है। ये दुनिया में मान लीजिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके अंदर इतनी सारी बिजली ये मतलब शॉर्ट टाइम पे मतलब गिरती रहती है। ये देख रहे कैसा रीजन है, मतलब कितना खतरनाक लग रहा है ये एकदम। और ब्लेक मैरेकाइबो कहाँ है दोस्तों, तो ये साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में ये वाला जो पोर्शन जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में ही लास्ट में जो पोर्शन आप देखेंगे, ये देखिए वेनेजुएला है ना, ये इसी के कोने में ये वाला जो देखें, ये वाला यही है लेक माराकाइबो। ये किससे कनेक्टेड होता है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लेक मैराकाइबो क्यों दिखाया, आपको समझ आ रहा होगा। ये लाइटनिंग हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड का, इट इज़ द लाइटनिंग हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। साउथ अमेरिका से लार्जेस्ट लेक भी यही है, कौन सी, लेक मैराकाइबो, ठीक है। और ये किसके द्वारा फेड होती है, ये एक रिवर है जिसका नाम है कैटाटुम्बो रिवर, इसी के द्वारा ये फेड होती है, मतलब भरी रहती है, पानी इसमें सप्लाई इसी रिवर के द्वारा हो जाता है। और इसी को दोस्तों लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते कहा जाता है। जैसे मैंने आपको देखा ना कितनी सारी लाइट जल रही थी, है ना, इसीलिए इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसमें 200 स्टॉर्म्स
डेज पर ये हर साल मतलब 260 मतलब स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। ये 28, और उस समय क्या होता है कि 28 लाइटनिंग एक साथ हर 1 मिनट में मतलब फ्लैश होती है। 28 मतलब बिजली कड़कना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों, जो कांस्टेंट स्टॉर्म आते हैं यहाँ पे, उसको कहा जाता है, अदर नेम भी इसके, बेकॉन ऑफ मैराकाइबो, कैटाटुम्बो लाइटनिंग, मतलब कैटाटुम्बो रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। मैराकाइबो तो उससे याद हो जाएगा। और ये एवरलास्टिंग स्टॉर्म हमेशा रेगुलर रहते हैं, इसलिए ये भी नाम बोला जाता है, ठीक है। और लेक मैराकाइबो, यही जो मैंने आपको बताया, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था 2014 में फॉर द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ न्यूज़ क्या आया था दोस्तों? फिफ्थ न्यूज़ है आपका, व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों ना, जैसे कि मतलब रडार का जो यूज़ किया जाता है, मतलब कैमरा वैमरा जो मतलब ये समझ लीजिए सेटेलाइट से लॉन्च होगा ये, ठीक है। और ये इमेजेस भेजेगा अर्थ की, ठीक है। तो जो पहले यूज़ करते थे उसमें क्या था कि मतलब जैसे कि रेनी सीजन हो गया या फिर मतलब रात हो गया, तो उसमें कोई मतलब क्लियर विजन नहीं आता था। तो इसमें क्या है कि SAR जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये क्रिएट करेगा हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस ऑफ अर्थ इवन व्हेन इट इज़ डार्क, ये ध्यान रखिए, इवन व्हेन इट इज़ डार्क, क्लाउडी और रेनिंग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजोल्यूशन जो होगा वो बहुत तगड़ा होगा इमेजेस का, ठीक है। इट डजेंट यूज, और ये ध्यान रखिए नॉर्मल कैमरास में हमारी कौन सी लाइट यूज होती है? विजुअल लाइट यूज होती है। इसमें क्या है, माइक्रोवेव पल्सिस यूज होंगे, मतलब वो पल्सिस को भेजेगा और वो टकराएंगे, इकोज होगा, उसके द्वारा ये इमेजेस को क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, निसार। निसार में जो यूज हो रहा है वो यही SAR है, ठीक है। निसार में N क्या हो गया? नासा हो गया। I क्या हो गया आपका? इसरो हो गया। और SAR क्या होगा? यही हो गया सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। ये वही काम करेगा, स्कैन क्या करेगा? पूरे एंटायर लैंड और आइस सर्फेसिस ऑफ अर्थ ट्वाइस, 2 दिन, 2 बार, मतलब हर 12 दिन में 2 बार, मतलब पृथ्वी के पूरे लैंड एरिया और आइस एरिया को मतलब ये कैप्चर करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ से लॉन्च होगा निसार? तो ये लॉन्च होगा दोस्तों श्रीहरिकोटा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ क्या आता है दोस्तों? 6 न्यूज़ है आपका ग्रीन बॉर्डर लाइन। रुकिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैप में दोस्तों। यहाँ पे ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये बफर जोन जो देख रहे हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है, यही है वो। इसमें क्या है ना दोस्तों, इसके जो साउथ वाले पोर्शन है यही मतलब साइप्रस है, और नॉर्थ वाला जो है मतलब ये जान लीजिए टर्की के द्वारा ही कैप्चर किया है। तुर्की बोलते हैं उसे। एक फनी नाम बताता हूँ दोस्तों, इसका नाम चेंज इसीलिए किया गया था क्योंकि लोग जब टर्की सर्च करते थे ना, तो उसमें किसी मुर्गे की फोटो आ जाती थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, तुर्की रख दिया। तो ये वाला जो रीजन है ना, तुर्की ने कैप्चर किया हुआ है। ये चाहता है कि इसको नॉर्थ मतलब सिप्रस का नाम दिया जाए, पर इंटरनेशनली कोई इसको मतलब मान्यता दे नहीं रहा है। और बाकी जो मेन सिप्रस है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। अब इंडिया ने इस मतलब PM मोदी जी यहाँ पे गए हैं, उन्होंने शो कर दिया कि भाई हमारा जो दुश्मन होगा ना, उसका जो दो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा, क्योंकि तुमने बहुत बुरा किया है तुर्की, जो मतलब पाकिस्तान की मदद करके, है ना। तो ग्रीन लाइन बॉर्डर इसीलिए लाइन में है दोस्तों, मतलब क्योंकि PM मोदी जी ने इसे पहली बार विजिट किया, और पहले PM है इंडिया के जिन्होंने विजिट किया, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर मतलब ग्रीन लाइन बॉर्डर है, एक बफर जोन है जो कि कंट्रोल किया जाता है UN पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एक विवादित एरिया है सिप्रस और तुर्की के बीच में। जो एरिया मतलब तुर्की ने कैप्चर किया है वो नॉर्थ वाला सिप्रस हो गया, और जो सिप्रस के पास है वो साउथ वाला हो गया, ठीक है सिप्रस का ही है, मतलब जबरदस्ती कैप्चर कर रखा है कि मतलब इसको नॉर्थ सिप्रस का नाम दे दो, ठीक है। और किसके बीच में है? ये नॉर्दर्न सिप्रस एंड साउदर्न सिप्रस के बीच में ये है, ठीक है। अब साउदर्न सिप्रस क्या है कि यहाँ पे मतलब ग्रीक लोग ज़्यादा रहते हैं, और नॉर्थर्न वाले में क्या मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये किसके कंट्रोल में? तुर्की है कि ये किसके कंट्रोल में? ओरिजिनल जो सिप्रस गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में। उसके बाद आता है दोस्तों सिपरी ईयर बुक, जो मतलब 2025, ये अभी क्या है कि ये आप हाल फिलहाल में मतलब आई है, मतलब लॉन्च हुई है, ठीक है। इसमें क्या ये किस लिए यूज़ होता है? ये दोस्तों मतलब दुनिया भर में जो भी कंट्रीज डिफेंस पे खर्चा करती हैं, या इंपोर्ट करती हैं, या एक्सपोर्ट करती हैं, या बनाती हैं, या न्यूक्लियर वॉरहेड बनाती हैं, उन सब का रिपोर्ट होता है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि अभी बताया गया है कि किसके पास कितना वॉरहेड। तो ये जान लीजिए इंडिया के पास अभी इस समय 2025 में 180 वॉरहेड है, ठीक है। 2024 में 172 था। पाकिस्तान से वो 10 ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। 170 है पाकिस्तान के पास, चाइना के पास 600 है, चाइना 3rd नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तो रशिया आता है, जिसके पास 4309 वॉर हेड है न्यूक्लियर। उसके बाद USA के पास 3700 है, उसके बाद चाइना है 600, ठीक है। 90% अगर देखेंगे तो रशिया और USA के पास ही है ये वॉर हेड, ठीक है। अब सिपरी का फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है स्वीडन की, ठीक है। स्वीडन भी देख लीजिए दोस्तों, कहाँ पे? स्वीडन आपका ये देखिए फिनलैंड के जस्ट बगल में ये स्वीडन है, और ये रहा स्टॉकहोम, ठीक है।
फिर अगला न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, डे डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कौन सा दिन इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोरेसिव मेजर। मतलब ये क्या, जबरदस्ती अपनी चीज़ें थोपना, कोई भी अगर ताकतवर आदमी है किसी कमजोर आदमी पे थोप दे रूल, उसी को मतलब ये चीज़ कहा जाता है, ठीक है, यूनिलेटरल कोरेसिव मेजर। इसी के अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल डे घोषित किया गया 4 दिसंबर को, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे जैसे सैंक्शन बाय यूएसए, अब ये इसने सैंक्शन तो लगा दिया है, जो मजबूत कंट्रीज उनको फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया। और छोटी कंट्री जैसे अफ्रीका के बाद कंट्रीज हो गई या मालदीव्स हो गई, ये सब छोटी कंट्रीज को अफेक्ट पड़ेगा, पर ये कुछ कह नहीं पाएंगे ना। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए एक डे को डिसाइड किया गया, वो 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। कब डिसाइड किया, 79 सेशन जो हुआ है 2025 में, वहाँ पर डिसाइड किया गया, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जान लीजिए, ये मतलब यूएन के 6 अंगों में से एक अंग है। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है यूएस की। प्रेसिडेंट इसके कौन है अभी, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए फिलिमोन यांग, इन्हीं के अध्यक्षता में मतलब 79 सेशन हुआ है, जिसमें मतलब ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। उसके बाद 9th आ जाता है दोस्तों मंगोलिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत वहाँ है, यहीं से ऊपर जाएंगे चाइना के ऊपर मंगोलिया। ये जान लीजिए सिर्फ नॉर्थ में इसको कौन टच करता है, रशिया। और बाकी आप देख लीजिए इसके मतलब वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, सब जगह मंगोलिया के चाइना है, पूरा दबा के रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है दोस्तों, ये छोटी सी लेक देखिए ना, ये इसका नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया था, इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ लेक बैकाल, जो रशिया में है ना, इसी का सिस्टर कहा जाता है। इसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मंगोलिया के बारे में जान लीजिए क्या है न्यूज़ में। अभी क्या है, इनके पीएम अभी मतलब नए अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है जनदन सटर गोम्बोजाव, ठीक है। अब पुराने वाले पीएम क्या थे कि उनके ऊपर करप्शन वाले चार्जेस लगे थे, 2024 में वो भी हुए थे, पर करप्शन वाले चार्जेस हुए थे, अब हट गए। तो अभी नए पीएम हैं कौन, जनदन सटर गोम्बोजाव, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट जान लीजिए, एक नॉन एमपी है। अब ये कि हर जगह मतलब एमपी होना, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी होता है, वहाँ पे जरूरी नहीं है। इस चीज़ को उसके पार्लियामेंट में अलाउ किया जाता है कि आप अगर नॉन एमपी भी हैं तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब मंगोलिया के बारे में जान लीजिए, अभी हाल फिलहाल में क्या खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुआ था। ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती है ना, वो करती हैं इसको, ठीक है। और बाकी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भी हुआ हाल फिलहाल में दोस्तों, वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, 10th न्यूज़ आ जाता है आपका दोस्तों, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा किसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा को कहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा ही एक अभियान लाया गया है। मतलब ये जानिए इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा मतलब जो ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ पे घूमा जाएगा, उनको मतलब गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उसका लाभ बताया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह से दोस्तों ये, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप किसी का आधार अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट किया जाएगा, जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे उनके, अगर जिनका नहीं बनाए, जन धन बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ आता है दोस्तों, ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल। बस ये जान लीजिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसका जो पहला मतलब 1.0 पोर्टल, मतलब इसमें जान लीजिए जितने भी नगर निकाय हैं पूरे मतलब स्टेट में, उन सबको एक ही पॉइंट में जोड़ना, मतलब जो भी काम आपको उससे रिलेटेड होते हैं, नगर पालिका से रिलेटेड सारे काम एक ही जगह हो जाए, ठीक है, किसी भी नगर पालिका का हो, ठीक है। तो उसी के लिए ये पोर्टल है और मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अभी सेकेंड मतलब 2.20 पोर्टल लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि कोई पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया जा रहा है, और जैसे ये हो जाएगा तो सब मतलब पूरे स्टेट में मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 12th में वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। मैं थोड़ा सा एक बार फोटो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्मल सेल है, गोल गोल जो होते हैं ना, ये आरबीसी जो है गोल गोल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी। और ये है सिकल सेल वाली आरबीसी, ये मतलब हंसिया देखिए दोस्तों, हंसिया जो मतलब धान उन काटने में यूज़ होता है, उसी की जैसा होता है, ठीक है। अब जब ये हंसिया से होता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली 120 दिन में मतलब आरबीसी की लाइफ स्पैन है, ये 10 से 20 दिन में ही मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, जिससे मतलब जो एनीमिया के लक्षण मतलब 20 दिन बाद दिखने लग जाते हैं, कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान, और ये दोस्तों एक जेनेटिक बीमारी है, तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, सिकल क्या, सिकल मतलब हंसिया ही होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि मतलब वही जो आरबीसीज होते हैं उसमें जो ब्लड में फ्लो करते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी ऑक्सीजन को फ्लो करने के लिए, मतलब ब्लड में रेगुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरबीसी हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्पैन नॉर्मली 120 दिन होना चाहिए, पर इसमें क्या होता है, सिकल सेल जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 दिन का होता है। अब बस ये थोड़ा अलग हो गया। मेन मैटर हम लोग को क्या जाना है कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 19 जून को, अवेयर करने के लिए लोगों को, ठीक है। और ये
तो उसके बाद आप थीम देख लीजिए, यही है मतलब गोल जो होते हैं सेल वो उससे हंसी एक शेप में हो जाते हैं, ठीक है। इसकी थीम इस बार क्या है, ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों, 1 जुलाई 2023 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च हुआ है, पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च हुआ है। और इसका टारगेट है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया वाली जो दिक्कतें हैं, जो बीमारी है, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, ठीक है, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। उसके बाद 13 न्यूज़ क्या आता है दोस्तों, 13 न्यूज़ है आपका साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल है, लोगों को मतलब साइबर से रिलेटेड जितने भी थ्रेट है उसके बारे में अवेयर करना, और वो लोग आगे चल के दूसरों को अवेयर करें, ठीक है। इसीलिए ये किया जाता है। तो इसमें क्या है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये डिफेंस साइबर एजेंसी। इसमें इंपॉर्टेंट यही हो सकता है, इसका स्टैब्लिशमेंट 2018 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आता है 14 न्यूज़। 14 न्यूज़ क्या है, जल गंगा संवर्धन अभियान। ये 90 डेज का कैंपेन है, अभी नहीं, बहुत पहले चलता आ रहा है, जैसे 30 मार्च 2025 से लेके 30 जून 2025 तक का ये है, और अभी भी चल रहा है। इसमें क्या है कि रिवाइवल ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सोर्सेज इसमें किया जाएगा, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा हुआ, मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। अब 15 न्यूज़ क्या है, ताल वोल्केनो, फिलीपींस में है दोस्तों, है ना। ये फ्रीएटिक इरप्शन हुआ। फ्रीएटिक इरप्शन मतलब जब लावा मतलब गर्म पानी या फिर मतलब पानी से स्टीम टकराता है ना, तो मतलब एक जो मतलब ब्लास्ट होता है, स्टीम ब्लास्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, अचानक से, तो उसी को कहा जाता है फ्रीएटिक इरप्शन। यहाँ पे हुआ है फिलीपींस आपका दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपका है कहाँ पे, आपका फिलीपींस हो गया, ये रहा दोस्तों, देखिए ये रहा, ये फिलीपींस हो गया, ठीक है। अब फिलीपींस के आप ये देखिए, इधर में साउथ चाइना सी है ना, इधर पैसिफिक ओशन है, ऊपर में आपका ताइवान मिल जाएगा, नीचे में आपका ये जान लीजिए, ये थोड़ा सा मलेशिया वाला रीजन भी हो गया, और नीचे में आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।